am going to deliver the second lecture on power sharing. In previous class, you have studied about power sharing, the meaning of power sharing, and why power sharing need for any democratic country. And you have studied that how Belgium's government realized that the unity of country only secured by respecting and regarding the interests and need of the diversity. And then he made a administrative model which reduced any types of possibility of conflict and disputes in their country. And in contrast, Sri Lankan government realized that a democracy can be continued only if the policy can be introduced only for favorable for the majority, and it resulted civil war in their country. दैट मीन्स श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये फील किया कि अगर सिर्फ मेजोरिटी को खुश करके रखा जाए तो डेमोक्रेसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, और जिसका रिजल्ट ये आया कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया और थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ साइड्स वेयर किल्ड। तो ये आपने कल स्टडी किया, और जिसका कंक्लूजन सामने आता है टू रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एंड दीज रीजन्स आर फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकेंड मॉडल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन को हम समझ सकते हैं कि इसको लॉजिकल रीजन या फिर तार्किक कारण भी कह सकते हैं, और ये काउंट करता है लॉसेस एंड बेनिफिट्स को, कि अगर पावर शेयरिंग किया जाए तो उससे क्या पावर शेयरिंग किया जाए तो क्या बेनिफिट्स है, और नहीं किया जाए तो उससे कौन सी लॉसेस हो सकती है। यहाँ पे कही जा सकती है कि शॉर्ट टर्म में ये अट्रैक्टिव लग सकता है कि मेजोरिटी की विल को, मेजोरिटी की विश को माइनॉरिटी पे थोप देना, उसके ऊपर जो है दैट मीन्स एक ऑपरेसिव पॉलिसी को अपना करके डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करना, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली नहीं हो सकती है। और इसके रिजल्ट के रूप में ये आ सकता है कि ये सिर्फ ना माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव होती है, बल्कि इट कैन रूइंस ऑल्सो द मेजॉरिटी। जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटी को ही लॉसेस नहीं होती है, उससे मेजॉरिटी को भी होती है, इसलिए पावर शेयरिंग जो है ये काफ़ी नेसेसरी है। ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया। एंड सेकेंड रीजन है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन डिक्लेयर दैट पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर को शेयर करना। दैट मीन्स एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उनकी हर डिसीजन उनके लिए होती है जिन्होंने उस गवर्नमेंट को बनाया है, इसलिए उनके हर डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो उसके इंटरेस्ट में हो, और उन लोगों को हर डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। ये मॉरल रीजन है। देयर आर मेनली टू रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकेंड मॉरल रीजन। अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आखिर पावर शेयरिंग जो होती है उसके लिए क्या अरेंजमेंट जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। तो देयर आर मेनली फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट वी कैन सी दैट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। What are the main organ of the government in a democracy? So there are mainly three organs of the government: executive, legislature, and judiciary. Executive comprises prime minister, ministers, and president. You have already know. And legislature, parliament, judiciary, that means courts, Supreme Court and different courts. तो इसके बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसको इसलिए कहा गया कि यहाँ पे एक ही लेवल पे रह के सबकी लेवल सेम होते हैं और वो डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और किसी भी एक ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करने की राइट्स नहीं होती है। इसमें वन ऑर्गन कैन बी चेक्ड बाय अनदर ऑर्गन, और ये चेक एंड बैलेंस की कंडीशन को भी बनाए रखती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सिक्यूटिव चेक्ड बाय पार्लियामेंट, एक्सिक्यूटिव दैट मीन्स मिनिस्टर्स, executive exercises all political power, but
दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। कोई भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब उनको जाके पार्लियामेंट में देना पड़ता है, उन्होंने क्या वर्क किया सिटीजन के लिए, तो वहाँ पे अपोजिशन के द्वारा क्वेश्चनिंग होता है जिनका जवाब उनको देना पड़ता है, वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल है। Judiciary can check the function of parliament. What is the main function of parliament? To make law. But any law made by parliament violates the main provision of constitution, then Supreme Court can declare it illegal. पार्लियामेंट का मेन काम होता है कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना, लेकिन अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो कि संविधान की मुख्य धारा को तोड़ता है, जो उसके मेन प्रोविजन है, प्रावधान को अगर ब्रेक करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दे। तो पार्लियामेंट चेक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट मीन्स लेजिस्लेचर चेक बाय जुडिशियरी। All the members of judiciary appointed by the executive, but once they are appointed, they are not answerable to them. यहाँ पे जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, वो एक्सिक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन एक बार जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो उनके लिए आंसरेबल नहीं होते हैं। वो आंसरेबल किसके लिए होते हैं? द सिटीजन ऑफ नेशन। उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो फंक्शन है टू प्रोटेक्ट लॉ, टू प्रोवाइड जस्टिस, वो इस काम को अच्छी तरह से करते हैं और वो देश की जनता के लिए आंसरेबल होते हैं। दैट मीन्स नो एनी ऑर्गन of the government can exercise unlimited power, one organ checked by another, and it creates the condition of check and balance, और इसको कहते हैं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, एंड सेकेंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Vertical distribution of power, that means power should be shared among different level of the government. Different level of the government, that means central government, state government and local government. उनके बीच में पावर का शेयरिंग होना चाहिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कही गई कि यहाँ पे लेवल डिफरेंट होती है और वो अपने फंक्शन को डिफरेंट लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट more powerful than state government more powerful than local government, but their jurisdiction is specified by the constitution. jurisdiction उनका जो क्षेत्राधिकार होता है वो संविधान के द्वारा निर्धारित होता है, वो अपने jurisdiction के अंदर फ्री होते हैं काम करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। किसी भी कंट्री में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं, वहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है, सामाजिक जो संरचना होती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी, उनके बीच भी पावर का शेयरिंग होना चाहिए। और इसी शेयरिंग को हमने काफ़ी अच्छे तरह से स्टडी किया बेल्जियम में और श्रीलंका में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। और हमारी कंट्री में, इंडिया में, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज मेड फॉर दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है वो माइनॉरिटी है या फिर जो नीडेड कम्युनिटी है वहाँ, यहाँ पे उसके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन, इनके लिए रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो इसी तरह के पावर शेयरिंग को डिक्लेयर करता है। ये हो गया थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। And fourth है distribution of power to political parties, pressure group, interest group and movement group. So political parties is considered the lifeline of any democracy. पॉलिटिकल पार्टी के बगैर तो हम किसी भी डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये भी पॉलिटिकल पार्टी मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। तो उनके बीच पावर शेयरिंग होना चाहिए, उनमें बिल्कुल इक्वल राइट होना चाहिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, और सिटीजन को भी ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको वोट डाल सके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी संख्या में वोट नहीं मिलती जिससे कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सके, तो वो उस कंडीशन में 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, अलायंस बनाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट
का फॉर्मेशन होता है और इस टाइप की गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है और इसमें भी पावर शेयरिंग होता है उस हिसाब से, तो वो पावर शेयरिंग होना चाहिए। फिर है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स जिसको हिंदी में हम दबाव समूह कह सकते हैं, ये समूह ऐसा होता है प्रेशर ग्रुप जिसका डायरेक्ट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी एक डिमांड होती है, स्पेशल डिमांड। ये डिमांड जो है छोटी भी हो सकती है, ग्लोबल लेवल की हो भी सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, और इनका ये जो है वो डिमांड गवर्नमेंट से जो है फुलफिल कराने के लिए ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, इससे इनको प्रेशर ग्रुप्स कहेंगे। दूसरे है मूवमेंट ग्रुप। मूवमेंट ग्रुप जिसको आंदोलनकारी कहते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप्स जो राइट्स है ये प्रोवाइड किया है सिटीजन को, वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर उनकी डिमांड लीगल हो तो उसको सरकार से फुलफिल कराने के लिए वो मूवमेंट भी करती है और उनको ये राइट दिया, पावर दिया गया है कि आप डेमोक्रेटिक राइट का आप एक्सरसाइज करें और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें जिससे कि आपकी डिमांड पूरी हो। और गवर्नमेंट अगर ये फील करती है कि उनकी डिमांड रिजनेबल है तो गवर्नमेंट को उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, तो ये पावर उनके पास है। तो दीज आर मेनली फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर का शेयरिंग होता है among different organs of the government, executive, legislature and judiciary। सेकेंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसमें जो डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं इस कंट्री में उनके बीच पावर शेयरिंग होता है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन आवर कंट्री इंडिया। एंड फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ power among political parties, social groups and interest groups. These are the four forms of power sharing. So thank you.